Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. UPPCS मेंस एग्जामिनेशन जो 29 जून 2025 को प्रपोज्ड है, ये एग्जामिनेशन यूँ तो लगभग 4 महीने बाद है, लेकिन ये 4 महीने आपके सिलेबस के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बेहतर स्ट्रेटजी ना सिर्फ आपके टाइम को सेव करती है, जबकि एग्जामिनेशन के लिए एक बेटर प्रिपरेशन की ओर आपको ले जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सिलेबस को समझें, कैसे हम सिलेबस को डिवाइड करें और एक बेटर आंसर राइटिंग की तरफ कैसे अपने प्रिपरेशन को ले जाएं। आइए इस वीडियो में हम देखें, सबसे पहले देखते हैं कि अपने सिलेबस को कैसे समझें। नोइंग योर सिलेबस इज द हाफ ऑफ योर वे। आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके सिलेबस को बेहतर ढंग से जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एस्पिरेंट ये करते हैं कि उन्होंने सिलेबस एक बार देखा या नहीं भी देखा और जितनी जानकारी सिलेबस के बारे में उनको है वो इस लिहाज से या उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी बुक उन्हें मार्केट में मिलती है उससे एक सिरे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शायद ये बेहतर स्ट्रेटजी ना हो। एग्जामिनेशन में आपको सिलेबस को बहुत इत्मीनान से देखना होता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ स्टेप्स डिसाइड करेंगे, कुछ स्टेप्स को समझेंगे जिससे आप अपने एग्जामिनेशन की ओर एक बेहतर प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी से बढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अलग अलग स्टेप में डिवाइड करके समझेंगे। पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को बेहतर ढंग से जानना है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस बेहतर ढंग से नहीं जान रहे हैं तो किसी भी ऐसे टॉपिक से आप स्टार्ट करेंगे जो शायद आपके लिए टफ हो या जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल ना हो या जो आप अभी आंसर राइटिंग में जिसमें कंफर्टेबल ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को बहुत इत्मीनान से पढ़ना चाहिए और लिख के पढ़ना चाहिए। कोशिश करें कि अपने सिलेबस को, अपनी जो नोटबुक, जो शॉर्ट नोटबुक आप बनाने वाले हैं या नोट्स जो बनाने वाले हैं, उसके पहले पेज पे पूरा सिलेबस पॉइंट वाइज लिखें, पैराग्राफ वाइज नहीं, पॉइंट वाइज। जैसे ये पॉइंट वाइज लिखा है, ऐसे पॉइंट वाइज सिलेबस लिखें। सिलेबस लिखने से आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि कितने पॉइंट मुझे इसमें पढ़ने हैं और कौन कौन से। और कोशिश करें कि उस सिलेबस को 3 to 5 टाइम थॉरली रीड करें। जैसे आप सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वैसे ही उस सिलेबस को पढ़ें, एक एक पॉइंट कि चाहिए ये मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है। इस स्टडी का एडवांटेज क्या होगा? क्यों मैं कह रहा हूं इसके लिए? इसका एडवांटेज ये होगा कि आप ये जान पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा अच्छा आता है, कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता है। ठीक है? यानी सिलेबस को डिवाइड करने का एडवांटेज क्या होगा कि आपके सिलेबस में ये आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी कि कौन से टॉपिक मेरे प्रिपेयर हैं, जिसका मेरे पास नोट्स है, मुझे याद भी है, उसके कॉन्सेप्ट में समझ में आते हैं, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट आपको ठीक ठाक आते हैं लेकिन मेमोराइज नहीं है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपके पास ना तो नोट्स हैं ना ही उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं। तो इस दशा में आप क्या करेंगे? इस स्टेज में आपको ये आसानी होगी कि जो टॉपिक आपका पहले से प्रिपेयर हो, देखिए टॉपिक यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो टॉपिक आपका पहले से प्रिपेयर हो उस टॉपिक के साथ आप क्या करेंगे? प्रिपेयर है तो आंसर राइटिंग आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टॉपिक आपका प्रिपेयर है तो आंसर राइटिंग क्या कर सकते हैं? इजीली स्टार्ट कीजिए, और उससे क्या होगा? आपका जो प्रिपरेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आंसर राइटिंग हम क्या करते हैं? हम किसी भी आंसर की राइटिंग शुरू कर देते हैं। किसी कोचिंग का पेपर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर लिया और लिखना शुरू कीजिए, जबकि उसके बारे में हमारे पास कंटेंट ही नहीं है। इफ यू हैव नो कंटेंट तो आपका जो आंसर होगा वो बेटर नहीं होगा। पहले उन्हीं टॉपिक की आंसर राइटिंग शुरू करें
जो टॉपिक आपका प्रिपेयर हो, और ये तभी कर पाएंगे जब अपने सिलेबस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो टॉपिक जो आपको पूरे तरीके से आता है, एक दूसरा जिसके बारे में आपको नॉलेज तो है लेकिन पूरे कंटेंट नहीं है वो, और तीसरा जिसके बारे में आपको नॉलेज भी बहुत नहीं है, कंटेंट भी आपके नहीं है। तो पहले आंसर राइटिंग उससे शुरू करेंगे जिसका कंटेंट आपके पास है, जो आपको आता भी है। पॉइंट नंबर 2, अब वो टॉपिक जो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो टॉपिक जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें आपके लिए आसानी क्या होगी? आसानी से प्रिपेयर करने वाले में जिसके पास कंटेंट आपका है, उसको याद करना, रिवीजन करना आपके लिए आसान है, तो उसको याद करना शुरू कीजिए, रिवीजन करना शुरू कीजिए, और तब उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए और रिकॉल कीजिए। अभी आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपको प्रिपेयर है, उसे आपको अब क्या करना है? मेमोराइज करना है और आंसर राइटिंग करनी है। दूसरे स्टेप में जिनके कंटेंट में कुछ कमी है, कॉन्सेप्ट में कमी है, उनको थोड़ा पढ़िए, कंटेंट जुटाइए, याद कीजिए और फिर उसको भी आंसर राइटिंग में लाइए। अब आपके पास 2 वो टॉपिक आंसर राइटिंग में आ गए जो प्रिपेयर है। अब आपके पास तीसरे स्टेप में वो टॉपिक बच रहा है जिसके बारे में आपको कोई भी ना तो कंटेंट है ना बहुत नॉलेज है। तो कोशिश कीजिए कि जिसका कंटेंट और नॉलेज आपके पास नहीं है, उसमें पहले किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से, जरूरी नहीं है कि आप कहीं से पढ़ने लगिए, ऑथेंटिक सोर्स में जो भी किताब, जो भी नोट्स आप देखिए, पहले उसे उस दुकान पे एक बार पढ़ के देख लीजिए। सिर्फ वो मेंस के लिए लिखा हुआ है या मेंस के लिए है उसे ले मत लीजिए, ठीक। एक अन्य वीडियो में हम बात ये भी करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये नोट्स या ये बुक ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेहतर है। उसके बाद पहले आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से स्टडी मटेरियल जुटाइए, किसी कोचिंग का भी नोट्स हो सकता है, बुक्स हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, इन सबसे पहले आपको मटेरियल जुटाना है। फिर आप उसको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग में तभी ला पाएंगे जब पहले प्रिपेयर करेंगे। तो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग में लाने से पहले प्रिपेयर कीजिए, उसके पहले कंटेंट जुटाइए किसी कोचिंग का, किसी पीडीएफ का या बुक से, और उसके बाद मेमोराइज करके आंसर राइटिंग में लाइए। तो ये हो गया पहले आपको सिलेबस डिसाइड। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना सिलेबस तो पता है, आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी, लेकिन वो आंसर राइटिंग इफेक्टिव कैसे होगी? इफेक्टिव तब होगी जब उसमें करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन होगा। करंट अफेयर्स के इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जो टॉपिक आपका प्रिपेयर है, आप आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स से कौन कौन सी चीजें आपको उसमें इनपुट करनी है वो देखते हैं। पहले तो जितना भी करंट डेटा होता है, जैसे सेंसस का डेटा, प्रोडक्शन का डेटा, माइग्रेशन का डेटा, इंडिया के ट्रेड का डेटा, इंडिया में टूरिज्म का डेटा, इंडिया के दूसरी कंट्रीज के साथ हाल फिलहाल में हुए जो व्यापार हैं उनका डेटा, ये जितने भी तरह के डेटा करंट अफेयर्स में पिछली वही बुक जो आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर की थी, उसी बुक से पहले डेटा को आप क्या करेंगे? टॉपिक वाइज अलग कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि फिर उनको अपने टॉपिक में, स्टैटिक टॉपिक्स में लिंक कीजिए कि ये डेटा हमको यहां पे यूज करना है, ये डेटा हमको यहां पे यूज करना है, इस डेटा को हमको यहां पे यूज करना है। फिर उसके बाद जितनी भी स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स ईयरली वाइज आती हैं, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि स्कीम्स आपके आंसर को ग्लिटरीफाई करती हैं, एनहांस करती हैं। कैसे एनहांस करेंगी? आपने कोई आंसर लिखा और उसके सपोर्ट में ये एग्जाम्पल भी लिखा कि गवर्नमेंट ये स्कीम चला रही है जिससे इतने लोगों को बेनिफिशियरी बनाया गया है। अब आपका आंसर का स्टेटमेंट पूरा होता है, बिना एग्जाम्पल के आपके आंसर का स्टेटमेंट पूरा नहीं होगा। सो जितनी भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, उनको लिखिए और उनको बार बार याद कीजिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आंसर में उसे इनपुट नहीं कर पाएंगे। टूरिज्म के डेटा में आपको यूपी के जो टूरिज्म मार्क्स हैं उनके डेटा कि मथुरा में कितने पर्यटक आए, उसमें विदेशी कितने थे, आगरा में कितने आए, उसमें विदेशी कितने थे, अयोध्या में कितने आए, उसमें विदेशी कितने थे, कुंभ में भी ऐसे ही कुछ आंकड़े आपको याद करने होंगे, तभी आप उसे आंसर में प्रेजेंट कर पाएंगे। उसके बाद जब तक आंसर में ये चीजें करंट अफेयर्स इनपुट नहीं करेंगे, तब तक आंसर बहुत प्रभावी नहीं होगा। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है? जो आंसर राइटिंग का शेड्यूल आपका है, उस आंसर राइटिंग के शेड्यूल पे
डेली एटलीस्ट 1 क्वेश्चन लिखें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है? एक ही उत्तर लिखें, लेकिन लिखें। और लिखना किसे शुरू करेंगे? जो टॉपिक आपका प्रिपेयर है, तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। अब इसमें एनालाइजेशन कैसा हो? एनालाइजेशन किसी आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कोई आपका सीनियर जो मेंस लिख चुका हो कई बार, या जो सेलेक्ट हो चुका हो। जरूरी नहीं कि वो सेलेक्ट हो तभी आप उससे चेक कराइए, उसे चेक जरूर कराइए। और इससे एक और बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप खुद अपने आंसर को पढ़िए। आप 2 बार अपने आंसर को पढ़ेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा आंसर सही डायरेक्शन में है या सही डायरेक्शन में नहीं है। पैरामीटर्स पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से पैरामीटर्स आपके मेंस के आंसर में होने चाहिए। उसके बाद आंसर लिखते समय कुछ पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखें। जैसे मान लिया आप कल ही से आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपका प्रिपेयर है, आपने आंसर लिखना शुरू किया। अब आंसर लिखते समय एक मन में पहले स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं आंसर लिखूंगा तो पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। होता क्या है कि हम सोचते तो हम ये सब लिखेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, उसे ध्यान में नहीं रखते और क्वेश्चन को बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी कनेक्शन के पूरा करने की कोशिश करते हैं, और फिर आंसर वहां पे अच्छा नहीं होता है। ठीक है? हमेशा से डेटा और उदाहरण उसमें जरूर जोड़ें। डिसिप्लिन, रिवीजन और प्रैक्टिस इस एग्जामिनेशन में सफलता के स्तंभ है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेंस से ही एक और स्ट्रेटजी हम लेकर आएंगे, या मैं लेकर आऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्योग्राफी टुडे को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।